नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स की सीरीज़ के तहत प्रतियोगिता दर्पण सितंबर महीने की जो मंथली मैगजीन है उसको कवर करेंगे। 105 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से इस पूरे बुक के निचोड़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न की सीरीज। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम, प्रमुख नियुक्तियों, पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तकें, ऑपरेशन, अभियान एवं सम्मेलन, महोत्सव एवं दुर्घटना, खेल कूद और मिसलेनियस टाइप के भी टॉपिक इसके तहत हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 17 से 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों के सम्मेलन में विपक्षी गठबंधन को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं कि अब बीपीएससी की जो 69वीं परीक्षा है इसमें 5 ऑप्शन हटा दिए गए हैं। अब केवल 4 ही ऑप्शन रहेंगे जैसे कि बाकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बस 1/3 निगेटिव हो गया है, तो इसको ध्यान में रख के हम लोग टेस्ट की तैयारी करेंगे। इसमें ऑप्शन है डीएनए, इंडिया, हिंदुस्तान या आर्यावर्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी इंडिया। कांग्रेस व 25 अन्य विपक्षी दलों ने एनडीए के विरुद्ध अपने गठबंधन का नाम इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस, रखा है। इस गठबंधन की जो पहली बैठक ना 23 जून 2023 को पटना में हुई थी और इसके नेतृत्व में तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो इंडिया गठबंधन है इसकी पहली बैठक बिहार के पटना में हुई थी, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। हाल ही में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति हेतु पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, जो कब से लागू हो गई है? ऑप्शन है 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर हम बता देते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1 जुलाई 2023 से। जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं ना, जिनका नाम है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, या नोट रखिएगा दोस्तों, यूजीसी के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति के लिए अब नेट, सेट, स्लेट ही अनिवार्य न्यूनतम योग्यता होगी। और यह नियम कब से लागू हो गया है? 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, देश के बाहर आईआईटी के कैंपस निम्न में से किस या किन देश या देशों में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने इजराइल, तंजानिया, यूएई या बी और सी दोनों, यानी बी हो गया तंजानिया और सी हो गया यूएई। तो इन दोनों ही देशों में आईआईटी के कैंपस स्थापित किए जाने की घोषणा सरकार ने की है। एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन में इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भारत के जो विश्वविख्यात आईआईटी परिसर है अब विदेशों में भी स्थापित किए जाएंगे, और इसमें पहला जो कैंपस होगा वह तंजानिया के जंजीबार में और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के आबू धाबी में स्थापित किए जाएंगे। तो जो 2 जगह आईआईटी के कैंपस स्थापित किए जाएंगे, एक जो है सबसे पहला तंजानिया के जंजीबार में और दूसरा यूएई के आबू धाबी में। जंजीबार में जो प्रस्तावित कैंपस है, जो पहला कैंपस है, वह आईआईटी का होगा। आईआईटी अपना विस्तार करके जंजीबार में एक ब्रांच खोलेगी, जो जहाँ पे इसी साल अक्टूबर से शिक्षण प्रारंभ हो जाएंगे। जबकि आबू धाबी में जो कैंपस होगा वह आईआईटी दिल्ली का होगा और वहाँ जनवरी 2024 से पठन पाठन का कार्य प्रारंभ होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि एक चीज़ मैं और बता दूं कि दोस्तों जो मेरी वीडियो होती है ना, उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक्सप्लेनेशन को अच्छे से आप समझ लिए तो समझ जाइए कि करेंट अफेयर्स से किसी भी परीक्षा में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आपने पिछले दिनों बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा होगा, दर्पण के ही क्वेश्चन सारे उसमें आए हुए थे। आप केवल क्वेश्चन आंसर सीधा करके मत भागिएगा, एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे प्रश्न के उत्तर छिपे रहते हैं। इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन को काफ़ी अच्छे से बनाता हूं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे अपराधों से संबंधित जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की। कब? 1 जुलाई 2023 को, 15 जुलाई 2023 को, 21 जुलाई 2023 को या 12 जुलाई 2023 को? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 12 जुलाई 2023 को यह
संशोधन विधेयक पारित, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 न्यायालय में मुकदमों का बोझ कम करने तथा कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए छोटे अपराधों के मामले में कारावास के स्थान पर केवल जुर्माने का ही प्रावधान करने से संबंधित है। ये प्रावधान कौन? विधेयक जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023, और इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई को मंजूरी दे दी। यह विधेयक 27 जुलाई को लोकसभा से भी पारित हो गया। इस विधेयक के जरिए, ये याद रखिएगा दोस्तों, 19 विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जहां छोटे मोटे मुकदमों के लिए जो कारावास की सजा थी उसके बदले जुर्माने में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कौन सा विधेयक है? जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में बाघों की कुल औसत संख्या कितनी है? दोस्तों ये इससे टॉपिक, आप इस टॉपिक को याद रखिएगा। ठीक है, अगले 4 साल तक यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाघ गणना रिपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 3682, 2967, 2226 या 1706। तो सही उत्तर है दोस्तों 3682। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 हाल ही में जुलाई 2023 में प्रस्तुत की गई है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022, इसके एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो एक्सप्लेनेशन आप गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके उसे सेव कर लीजिएगा। आइए देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट है क्या। बाघ, आप सभी को पता होगा कि बाघों के संरक्षण के लिए देश में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, और उसके बाद से इसके संरक्षण में काफ़ी विकास भी हुआ है। देश में बाघों की संख्या के संबंध में हर एक 4-4 वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसे बाघ गणना रिपोर्ट कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा ये 4 वर्ष तक आपको याद रखना होगा। और यह कौन जारी करता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसी तरह की 5वीं जो रिपोर्ट है ना, तो वन मंत्रालय ने 29 जुलाई 2023 को जारी की। कब, कहाँ पे की? तो जिम कॉर्बेट पार्क में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी की। ताजा बाघ गणना के अनुसार 2022 में देश में बाघों की कुल औसत संख्या 3682 मानी गई है। कितना? 3682। जबकि 4 साल पहले बाघों की संख्या कितनी थी? 2967। इस प्रकार 2018 से 2022 इन 4 वर्षों की अवधि में 24.1%, मैंने 4 साल में 24% बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। सालाना देख लीजिएगा तो 6.1%। और इसी में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की जो संख्या है ना, वह अभी भी बरकरार है। पिछली रिपोर्ट में भी सर्वाधिक देश में बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में थी, और इस साल भी सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में ही है। इसीलिए जिस स्टेट को सबसे ज़्यादा बाघ की संख्या होती है उसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो टाइगर स्टेट का दर्जा है वो अभी भी बरकरार है। यहाँ पे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, 2010 में 1706, अभी देखा ना 5वीं गणना रिपोर्ट आई है, तो 2006 में पहला, 2010 में दूसरा, 2014 में तीसरा, 2018 में चौथा और 2022 में 5वां। तो 5वें में गणना रिपोर्ट के अनुसार कितना हो गया है बाघों की संख्या? 3682, और हर 4 साल पे यह गणना की जाती है। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। अब आपके सामने एक और चार्ट है जिसमें दिखाएगा कि किस स्टेट में बाघों की संख्या ज़्यादा है, कितनी है। तो टॉप 10 राज्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ 2018 में बाघों की संख्या 526 थी, और 22 के रिपोर्ट में 785 बताया गया है। दूसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक है, 563। तीसरे स्थान पर कौन है? उत्तराखंड है, 560 है यहाँ बाघों की संख्या। उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। टॉप 10 में बिहार का नाम नहीं है, बिहार ठीक है। तो इन टॉप 10 में टॉप 3 में बाघों की संख्या आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो टॉप 3 में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, 785, 563 और 560। और जो उपयुक्त जो 10 राज्य हैं ना, यहाँ पे बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इन 4 वर्षों के अंदर में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बाघ संख्या की दृष्टि से पहले 10 जो टाइगर रिजर्व है कौन कौन से हैं।
किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपने सुना होगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यहीं पे यह रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2023 को। तो यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है, और यहाँ बाघों की संख्या जो है 260 है। स्टेट के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और टाइगर रिजर्व के मामले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर है, जहां बाघों की संख्या सर्वाधिक है। और यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। यहाँ कितने हैं बाघों की संख्या? ताजा गणना के अनुसार 260। दूसरा नंबर पर है कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व, यहाँ बाघों की संख्या है 150। और तीसरा है नागरहोल टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में ही, यहाँ है बाघों की संख्या 141। उसके बाद बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश में, उसके बाद दुधवा उत्तर प्रदेश, मुदुमलाई तमिलनाडु। तो ये टॉप 10 जो है टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सर्वाधिक बाघ संख्या वाला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक यहाँ पे आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है। देश में 53 टाइगर रिजर्व है। उसकी सूची आपको एक बार हम दिखा देते हैं। ये 12 हो गया, फिर ये 26, ये फिर 40 और ये 53। यहाँ पे बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, आप लोगों को पता होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ आपको देख सकते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में। तो देश में टाइगर रिजर्वों की संख्या 53 है। टॉप 10 टाइगर रिजर्व में बाघों की हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ बाघ कितना है। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग लेंगे। आप लोग अगर एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझे होंगे तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। हाल ही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल बाघ संख्या का कितना प्रतिशत बाघ भारत में निवास करते हैं? 25, 50, 75 या 90? तो देश में 75% बाघों की संख्या, पूरे विश्व की बाघों की संख्या का 75% बाघ अपने देश में निवास करते हैं। अगला प्रश्न, पिछले 4 वर्षों में देश में बाघों की कुल संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो बाघों की कुल संख्या में पिछले 4 वर्ष में आप देखिएगा तो 18 की गणना और 22 की गणना देखिएगा तो 715 बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाले प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो हम लोगों ने देखा था जो प्रथम 3 राज्य है वो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। यहाँ बाघों की सर्वाधिक संख्या वाले 3 राज्य है। कौन कौन? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे आप सूची में देख सकते हैं, एक सेकंड। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सॉरी, ये जो है ना यहाँ तक ही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये आप काट दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अगर आपने चार्ट अच्छा से देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से देखते। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ बाघों की संख्या। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 सही है। कर्नाटक में बाघों की संख्या 563 सही है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या 540, 560 ठीक है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र था, बाघों की संख्या 444, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी सुमेलित है। ये 4 स्टेट कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अपने टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रखा है? तो सर्वाधिक टाइगर की संख्या किस में है? मध्य प्रदेश में है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन में इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर रखी है। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस टाइगर रिजर्व में है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन में भी हमने देखा था और चार्ट में भी देखा था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नहीं, ये गलत, ये प्रश्न गलत हो गया है। यहाँ पे स्टेट वाला सब लिखा गया है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 13वां प्रश्न, हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सिंगापुर या ब्रिटेन। तो सही उत्तर है दोस्तों सिंगापुर। 30 जुलाई 2023 को इसरो की व्यावसायिक जो शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा PSLV C56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया?
श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से और 23 मिनट के भीतर 535 किलोमीटर ऊंचाई कक्षा में इसने जाके स्थापित कर दिया। अगला प्रश्न, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ? उज्बेकिस्तान, भारत, चीन या रूस? तो आप ये पिक्चर से पकड़ सकते हैं कि किसकी अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुआ। तो बीच में जो है उन्हीं की अध्यक्षता में, बीच में नरेंद्र मोदी जी है, यानी भारत की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ। आइए देख लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत के प्रधानमंत्री की मेजबानी में एवं अध्यक्षता में 4 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें सभी 9 सदस्य देशों ने भाग लिया। पहले एससीओ में 8 सदस्य देश थे। इस साल से इससे सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 9। और 9वां सदस्य देश कौन है? ईरान। ईरान को इसी वर्ष इस सम्मेलन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया और वो शामिल भी हुआ। पहले ही पिछले मीटिंग में फाइनल हो गया था और पहली बार जो 9वें सदस्य के रूप में शिखर सम्मेलन में बैठक में भाग लिया। और इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? टुवार्ड सिक्योर एससीओ। 23वें शिखर सम्मेलन जो भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली तरीके से संपन्न हुआ, इसका थीम था टुवार्ड्स सिक्योर एससीओ। एक बार हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां देश कौन बना है? तो ईरान है 9वां देश। अब इस मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे कौन कौन से 9 देश है। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। पहले से 8 देश थे। उसके अलावा जो 4 ऑब्जर्वर देश थे, कौन कौन? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसमें से ऑब्जर्वर देश अब आ गया, हो गया यहाँ से उठ के आ गया ऊपर, परमानेंट देश बन गया। ये डायलॉग पार्टनर है ये लोग 6 देश, और ये 4 देश जो है गेस्ट अटेंड किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 जुलाई 2023 के बीच निम्न में से किन 2 देशों की यात्रा पर थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, फ्रांस और यूएई के यात्रा पर थे। यहाँ पे अब हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इन दोनों यात्राओं के बारे में समझते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई को फ्रांस तथा यूएई की यात्रा पर थे। 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जैसे भारत के स्वतंत्रता दिवस पे कुछ लोग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं, उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस है 14 जुलाई, वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उन्होंने बास्टिल परेड डे, उनके स्वतंत्रता दिवस के दिन यह परेड होता है, बास्टिल परेड डे में भाग लिया। इस दौरान भारतीय सेना के तीनों अंगों की, यानी थल सेना, वायुसेना, जल सेना की 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया। और इसी दौरान राष्ट्रपति जो है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को इसी दौरे पे फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान होता है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है। और यह सम्मान, फ्रांस का तरफ से यह सम्मान पाने वाले यह देश के दूसरे प्रधानमंत्री है। इससे पहले 2009 में मनमोहन सिंह को भी यह सम्मान दिया गया था फ्रांस के तरफ से। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक व सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया? तो अभी हम ये जो बास्टिल दिवस परेड जो होता है फ्रांस में होता है, स्वतंत्रता दिवस के दिन, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के दिन होता है, 14 जुलाई को होता है। और इसमें, और ये क्यों होता है? तो फ्रांस में बास्टिल डे पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टिल जेल पर हुए हमले की वर्षगांठ मनाई जाती है। इसी कारण यह दिवस मनाया जाता है। 2022-23 के दौरान यूएई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। किस स्थान पर है वो? तो पहले स्थान पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो यह तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो गया है। कौन? यूएई। पेरिस में 2 दिन के व्यस्त कार्यक्रम के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री पेरिस ये यूएई भी गए थे, तो फ्रांस के बाद वो यूएई पहुँचे 18 फरवरी को। और 1 मई 2023 से जो लागू है भारत और ये यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसके चलते दोनों देशों का जो व्यापार है ना, इसमें 20% की वृद्धि हुई है। और अब यह दोनों देशों का आपसी व्यापार बढ़कर हो गया है $85 अरब तक पहुंच गया है। और इसी कारण जो यूएई जो है भारत का
व्यापारिक साझेदार कौन सा तथा चौथा बड़ा, तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है और निवेशक के मामले में चौथे स्थान पर है। ठीक है, दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें विश्व में यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है भारत के व्यापार के मामले में। और यूएई में ही इस साल COP28 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा। इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बात हुई है। अगला प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो जारी हुई इसमें भारत का स्थान कौवा रहा, 126वें स्थान पर भारत को दिया गया है। आइए इसके बारे में समझते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। सिडनी स्थित कौन जारी करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, मानिए विश्व शांति सूचकांक कौन जारी करता है? तो सिडनी की एक संस्था है। अब सिडनी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस रैंकिंग जारी की जाती है और जुलाई 2023 को जारी ताज़ा रैंकिंग में कुल 163 देशों को शामिल किया गया है और भारत का स्थान है 126वां। शांति के मामले में भारत 126वें स्थान पर है और पिछले साल भारत को स्थान दिया गया था 135, तो 9 स्थान की सुधार हुई है। और विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है? तो आइसलैंड। जो ठंडा होता है वहाँ के दिमाग भी ठंडे होते हैं। ठीक है, आइसलैंड विश्व का सबसे शांति वाला देश है। और अशांति वाला देश तो रेगिस्तान में चले जाइए, अफगानिस्तान में चले जाइए। अफगानिस्तान में सबसे अशांति वाला देश यानी 163वें नंबर पर हो। यहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हैं। टॉप 3 रैंकिंग जो है कौन कौन है? आइसलैंड 1 पर, डेनमार्क 2 पर, आयरलैंड 3 पर। और सबसे खराब रैंकिंग अफगानिस्तान, उसके बाद यमन, उसके बाद सीरिया। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भूटान का सबसे अच्छा रैंक है, 17वें स्थान पर है। नेपाल 79वें, चीन 80वें, बांग्लादेश 88वें, श्रीलंका 107, उसके बाद भारत है 126वें स्थान पर। पाकिस्तान जो है हमसे भी पीछे है 146वें, म्यांमार 145वें। ठीक है, इस सूची को याद रखिएगा। ग्लोबल पीस रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है? तो एक्सप्लेनेशन और चार्ट अगर अच्छे से आप सुने होंगे, देखे होंगे तो आइसलैंड इसका उत्तर होगा, आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न, सर्वाधिक अशांति वाला देश कौन सा है? तो अभी हमने चर्चा की अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार रहने के लिए विश्व का सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है? तो कई सालों से इस शहर ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और इस साल भी वही शहर है, ऑस्ट्रिया का वियना शहर। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। अब हम लोग इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की जो रैंकिंग है जिसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कहा जाता है, यह ब्रिटेन की एक एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कौन? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की है। और 2023 की जो रैंकिंग में 173 शहरों को शामिल किया गया है। तो 173 शहर में भारत के भी कुछ शहर होंगे, तो देख लेते हैं। भारत के 5 शहरों को शामिल किया गया है। कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, 3 महानगर तो याद रखिएगा। कलकत्ता नहीं है, कलकत्ता का जगह पर अहमदाबाद है। और बेंगलुरु अब 5वां महानगर बन गया लगभग। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद 5 शहरों को स्थान दिया गया है। और जो शीर्ष रैंकिंग है हमने चर्चा किया ऑस्ट्रिया का वियना शहर, और सबसे अंतिम स्थान दिया गया है जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। यह 173 शहरों की सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना टॉप पर और सीरिया की राजधानी दमिश्क सबसे निचले स्थान पर। भारत के 5 शहरों को इसमें जगह दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं टॉप 3 जो शहर है दुनिया के, वियना जो ऑस्ट्रिया का है, 1 नंबर पर कोपेनहेगन डेनमार्क का, और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न तीसरे जगह पर। ऑस्ट्रिया दूसरा शहर है, ये यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया दूसरा शहर है। और भारत के जो 5 शहर है वो कौन कौन है? दिल्ली 141वें स्थान पर, मुंबई 141वें स्थान पर, चेन्नई 144वें स्थान पर, अहमदाबाद 147वें और बेंगलुरु 148वें पायदान पर है, और दमिश्क 173 सबसे अंतिम पायदान पर। ठीक है, ये चार्ट मैप ये सब इसलिए दिखाया जाता है कि आपको फिगर के रूप में भी चीज़ें याद रहे। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। ग्लोबल
लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो अभी हमने देखा ब्रिटेन की एक संस्था है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके ही द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में भारत के कितने शहरों को स्थान दिया गया है? तो 5 शहरों को। कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु, 5 शहरों को। अगला प्रश्न भी यही है, मिलान करना है कौन सा सही है। तो दिल्ली 141, चेन्नई 144, अहमदाबाद 147, बेंगलुरु 148, सभी सुमेलित है? तो हाँ, सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न, हेनली पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का माना गया है? तो सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वह है सिंगापुर का। सिंगापुर का सबसे पासपोर्ट शक्तिशाली माना गया। अब आइए इसको समझते हैं, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है क्या। तो ब्रिटेन की एक संस्था है, ब्रिटेन की एक निजी संस्था के द्वारा, निजी फर्म नाम है हेनली एंड पार्टनर्स, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष किसकी पासपोर्ट शक्तिशाली है इसका आकलन करके रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है। और 2023 की जो ताज़ा रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान दिया गया है सिंगापुर को, द्वितीय स्थान पर 3 शहर है, 3 देश है, जर्मनी, इटली और स्पेन, और तीसरे स्थान पर ये सारे देश है, जापान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्वीडन और दक्षिण कोरिया। भारत का भी स्थान होगा इसमें कहीं, तो भारत को 80वें पायदान पे रखा गया है, यानी भारत की रैंकिंग 80 है। पिछले साल भारत की रैंकिंग क्या है? 88 थी। हेनली रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट से वीज़ा के बिना ही अब विश्व के 57 ऐसे शहर है जहाँ पे बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं, और जहाँ भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है। आप वीज़ा लेके जाइए, वहाँ आपको पासपोर्ट बना दिया जाएगा। और ऐसे कौन देशों में कौन कौन शामिल है? थाईलैंड, जमैका, श्रीलंका, इंडोनेशिया और रवांडा आदि जैसे देशों के शहर शामिल है। तो भारत की रैंकिंग क्या है? 80वें। विभिन्न देशों में के पासपोर्ट की शक्ति संबंधित जारी हेनली पासपोर्ट रैंकिंग नामक जो संस्था है, हेनली पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो संस्था किस देश की है? तो यह संस्था जो है ब्रिटेन की है। अगला प्रश्न, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग 80वां थी। पिछले साल यानी 2022 में 88वां थी। अगला प्रश्न, हाल ही में मेकॉन्ग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी भारत के विदेश मंत्री और लाओस के विदेश मंत्रियों के बीच। मेकॉन्ग गंगा सहयोग 2 प्रमुख नदियों मेकॉन्ग व गंगा की घाटियों में रहने वाले लोगों के निकट संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 में शुरू की गई थी। 6 देशों की एक पहल है। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, आसियान के 5 देश तथा भारत। और ये इन 5 देशों में मेकॉन्ग नामक नदी बहती है और भारत की गंगा, तो इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है मेकॉन्ग गंगा सहयोग। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 14 जुलाई 2023 को कुल विदेशी मुद्रा कोष कितना हो गया था? तो कुल विदेशी मुद्रा कोष हो गया था 609 अरब डॉलर, ठीक है। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितने अरब डॉलर का हो गया है? लगभग में बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 625 अरब डॉलर। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण 624.7 अरब डॉलर था, और यह कुल जीडीपी का कितना है? 18.9%, ठीक। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। मार्च 2023 के अंत तक देश का कुल विदेशी ऋण कुल जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत था? तो लगभग 19% कहा जाएगा। 18.7, 0.5 से ऊपर है तो उसको अगला रैंक दे दिया जाता है, तो लगभग 19%। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक अंतःप्रवाह किस देश में हुआ? यानी सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश में आया? भारत, चीन, सिंगापुर या अमेरिका? दुनिया के देश किस देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए? तो इसमें टॉप पर है अमेरिका। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अक्टान द्वारा प्रति वर्ष वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित होता है।
और जो अमेरिका टॉप पर है, सर्वाधिक 285 अरब डॉलर का अंतःप्रवाह अमेरिका का रहा, यानी इसके देश में लोग इन्वेस्ट किए। जबकि चीन 189 अरब डॉलर के साथ दूसरे, सिंगापुर 141 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत में अंतःप्रवाह कितना हुआ? 49 अरब डॉलर, और इस रैंकिंग में भारत को 8वां स्थान प्रदान है। अक्टान द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार जो एफडीआई का बाह्य प्रभाव, यानी किस देश ने सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया, तो इस मामले में भी अमेरिका ही सबसे प्रथम पर है, और इसने 373 अरब डॉलर दूसरे देशों में इन्वेस्ट किए, बाह्य प्रवाह हुआ, इसलिए टॉप पर है। चीन, जापान इसमें दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर है। भारत बाह्य प्रवाह के मामले में 15 अरब डॉलर के साथ 20वें स्थान पर है। भारत में एफडीआई लोग दूसरे देशों से आया, इस रैंकिंग में भारत 49 अरब डॉलर के साथ 8वें स्थान पर है। और भारत दूसरे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया इस मामले में 15 अरब डॉलर किया है पूरे साल में, और इस मामले में 20वें स्थान पर। ठीक है, टॉप पर अमेरिका दोनों ही मामलों में। वर्ष 2023 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक अंतःप्रवाह के मामले में भारत का स्थान कितना है? तो 49 अरब डॉलर के साथ भारत 8वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, और बाह्य प्रवाह के मामले में टॉप कंट्री कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा अमेरिका भी इस मामले में भी टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है आपके सामने, कोलंबो में, कुआलालंपुर में, ढाका में या थिम्पू में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कुआलालंपुर में। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। देश में रक्षा निर्यातों के लिए बाजार का विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है HAL, इसका क्षेत्रीय विपणन कार्यालय का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 11 जुलाई 2023 को किया। यह कार्यालय हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस सहित जितने भारतीय रक्षा उत्पादन के मलेशिया को विपणन व इनके रखरखाव आदि की दिशा में यह पहल करेगा। हॉल के विदेशों में 2 संपर्क कार्यालय पहले से 2 संपर्क कार्यालय थे, लेकिन विपणन कार्यालय विदेश में यह पहला है। कहाँ? कुआलालंपुर में। और संपर्क कार्यालय कहाँ? लंदन और मॉस्को में पहले से थे, लेकिन विपणन कार्यालय देश के बाहर सबसे पहले कुआलालंपुर में खुला हुआ है। ठीक है, हॉल का। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने EPF जमाओं पर ब्याज दरों को 8.10 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 0.05 बढ़ाया है, 8.10 से बढ़ाकर 8.15 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक EPI निम्न में से कौन जारी करता है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो यह जारी करता है नीति आयोग। आइए देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में। वर्ष 2022 के लिए क्या है? निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में आयात निर्यात के संबंध में यह रिपोर्ट है जो 2023 में जारी की गई है। वर्ष 2022 के लिए सभी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी की गई। राज्यों की निर्यात तैयारी एवं तत्परता के मूल्यांकन हेतु यह नीति जो आयोग है, यह भारत के प्रतिस्पर्धा सूचकांक के सहयोग से देश के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी करता है। और यह सूचकांक 4 श्रेणियों में जारी करता है, माने राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक कोस्टल स्टेट, जो समुद्री किनारे पे जो राज्य है उनको अलग। लैंडलॉक स्टेट, जो चारों तरफ से भूमिबद्ध है। हिमालयन स्टेट यानी पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्य। और यूटी एंड स्मॉल स्टेट, जो छोटे छोटे राज्य है या यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। 4 कैटेगरी में बांट के भी दिया जाता है। एक ओवरऑल में ही इन्हीं को 4 कैटेगरी दे दिया जाता है। आइए देखते हैं इन चारों कैटेगरी में। तो जो कोस्टल स्टेट के मामले में टॉप 3 रैंकिंग है, तमिलनाडु पहले स्थान पर। हम लोग यहाँ देखेंगे रैंक, टॉप कोस्टल 3 स्टेट और ओवरऑल रैंकिंग में भी क्या स्थान है। ठीक है, तो इन चारों जो क्षेत्र था उसमें हम लोग देखेंगे। तो अभी कोस्टल स्टेट के मामले में 1 नंबर पर तमिलनाडु था, और ये ओवरऑल मामले में भी प्रथम है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, यह ओवरऑल के मामले में भी दूसरे नंबर पर। कर्नाटक तीसरे नंबर पर, ओवरऑल के मामले में भी तीसरे स्थान पर। यानी टॉप 3 कोस्टल स्टेट तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और टॉप स्टेट के मामले में भी जो 36
राज्य और केंद्र शासित का जो रैंकिंग निकालिएगा उसमें भी यह 1 2 3 प्रथम 3 स्थान पर यही 3 स्टेट है। तो टॉप याद रखना है तमिलनाडु। अब हिमालयन स्टेट में टॉप पर कौन सा है? तो हिमालयन स्टेट में टॉप पर उत्तराखंड है, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है और मणिपुर तीसरे स्थान पर है। और ओवरऑल रैंकिंग में देखिएगा तो उत्तराखंड 9वें स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश 15 और मणिपुर 23वें। लेकिन अगर प्रश्न में पूछेगा कि टॉप हिमालयन स्टेट तो वहाँ पे उत्तराखंड किया जाएगा, ठीक है। अब लैंड लॉक जो स्टेट है उसमें टॉप पर कौन से है? तो लैंड लॉक स्टेट में हरियाणा 1 नंबर पर, तेलंगाना दूसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। ओवरऑल रैंकिंग में हरियाणा 6ठे, हरियाणा 5वें, तेलंगाना 6ठे और उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर। उसी तरह यूटी और स्मॉल स्टेट में टॉप पर जो है वह जम्मू कश्मीर है। ओवरऑल के मामले में यह 17वें स्थान पर है, दिल्ली दूसरे नंबर पर, अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पर। इस चार्ट को आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा वर्ष 2022 के लिए जारी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो राज्य है वो है तमिलनाडु। ताज़ा रैंकिंग में तमिलनाडु ने बड़ी छलांग लगाई। पिछले वर्ष तमिलनाडु 4थे स्थान पर था और अब पहुंच गया है पहले स्थान पर। बिहार को भी याद रखिएगा दोस्तों, बिहार को इस रैंकिंग में 22वें स्थान पर रखा गया है, दिया गया है। शायद पिछला साल भी 22वें रैंक पर ही था। हाल ही में जारी राज्यों के निर्यात सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात 4थे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर, तमिलनाडु पहले स्थान पर, बिहार 22वें स्थान पर। तो महाराष्ट्र जो है वो तीसरे स्थान पर ना होकर आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे रैंकिंग जो है महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर ओवरऑल रैंकिंग में, ठीक है। तो वही है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर ना होकर दूसरे स्थान पर है। अगला तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, तमिलनाडु प्रथम, महाराष्ट्र दूसरा और कर्नाटक तीसरा स्थान पर। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी राज्यों के निर्यात सूचकांक में हिमालयी राज्य की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड जो है वो टॉप पर है। और भूमिमध्य राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो भूमिमध्य राज्यों की श्रेणी में हरियाणा जो है टॉप पर है। ओवरऑल रैंकिंग में 6ठा स्थान है, लेकिन भूमिमध्य राज्यों की श्रेणी में यह टॉप पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित व छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो केंद्र शासित और छोटे राज्यों की श्रेणी में जो जम्मू कश्मीर है वह पहले स्थान पर है। ओवरऑल रैंकिंग में इसका स्थान भले 17वां है, लेकिन इस मामले में वह टॉप पर है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। हाल ही में जारी राज्यों के निर्यात सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कोस्टल स्टेट में तमिलनाडु टॉप पर है, सही है। लैंड लॉक स्टेट में हरियाणा, सही है। हिमालयन स्टेट के मामले में उत्तराखंड, सही है। यूटी एंड स्मॉल स्टेट में जम्मू कश्मीर, सही है। तो सभी सुमेलित है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा वर्ष 2022 के लिए जारी राज्यों के निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो बिहार की रैंकिंग एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखा था 22वें रैंक पर है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है। और इस रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धन जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? काफ़ी रिपोर्ट आई थी तो काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो देश में बहुआयामी निर्धनता जो है वह घटकर 14.96% हो गई है। और यह रिपोर्ट भी कौन जारी किया है? नीति आयोग। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल लेते हैं क्योंकि काफ़ी यह प्रश्न पूछे जाएंगे। नीति आयोग 2019 है यहाँ पे 2019-21 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था NFHS जो 5वीं जो सर्वे थी, इस पर आधारित एक राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूची जारी की है 2023 रिपोर्ट से। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2000 जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में हुआ था, उस समय भी यह रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस समय भी 2019-21 में जो रिपोर्ट सर्वे हुआ उस समय भी नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूची जारी की है। तो बताया गया कि 2015-16 में देश में बहुआयामी निर्धन जनसंख्या जो कुल आबादी जो था भारत की कुल जनसंख्या का 24% लोग इसके अंडर थे। और ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटकर 14.96% हो गई है, यानी कुल आबादी का 14.96% लोग ही बहुआयामी निर्धनता की रेखा के नीचे है बहुआयामी निर्धन की सूची में है। ठीक है, पिछले बार
24.85 था, अब 14.96% हो गया है। लगभग 10% की गिरावट आई है। संदर्भित अवधि यानी 2015-16 से 2019-21 में लगभग 13.5 करोड़ जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। कितना? 13.5 करोड़ जनसंख्या। और रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि संदर्भित अवधि यानी 2015-16 से 2019-21 में ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुआयामी निर्धनता थी उस समय 32.59% थी, यह घटकर 19.28% रह गई है। और शहरी क्षेत्र में जो बहुआयामी जनसंख्या निर्धन जनसंख्या जो 2015-16 में 8.65% थी, वह घट के अब हो गई है 2019-21 की रिपोर्ट में 5.27%। यहाँ हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि बहुआयामी निर्धनता में सबसे ज़्यादा कमी वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा कमी वाले राज्यों में सबसे ज़्यादा जो कमी आई है परसेंटेज के मामले में, तो वह बिहार है। जो 2015-16 में यहाँ की कुल जनसंख्या क्या 51.89% लोग बहुआयामी निर्धन थे, वह अब घटकर 33.7% रह गई है। उसके बाद झारखंड, उसके बाद मेघालय। ठीक है, परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है बिहार में। अब यहाँ पे बहुआयामी निर्धन की संख्या जो है 33% है और देश में 14.96। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2016 से 2019-21 के बीच देश का लगभग कितनी जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकली है? तो एक्सप्लेनेशन में आपने देखा होगा 13.5 करोड़ लोग। ठीक है, अगला प्रश्न। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी निर्धनता है कितना? तो 33.7% से घटकर अब यह रह गया है 19.28% ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में यह 8.65 से घटकर आ गया है 5.27%। आपको याद रखना है ओवरऑल जनसंख्या का 14.96% लोग बहुआयामी निर्धन है और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 19.28% और शहरी क्षेत्रों में 5.27%। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार संदर्भित अवधि यानी 2015-16 से 19-21 में बहुआयामी निर्धनता में सबसे ज़्यादा कमी परसेंटेज के मामले में वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक परसेंटेज के मामले में कमी है। 51% से पहले लोग 51% यहाँ के निर्धन थे, बहुआयामी निर्धन, अब 33% हो गया है। तो परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। कितने परसेंट बिहार में? तो 33.7% लोग अभी भी बहुआयामी निर्धनता की श्रेणी में है। कहाँ? बिहार में। और यह पिछला रिपोर्ट है दोस्तों। बिहार में 51.8% लोग था, पिछला इंडेक्स है। अब यह घटकर हो गया है 33.7%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी संख्या के मामले में दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? हम लोग परसेंटेज के मामले में देखें, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में सुधार हुआ है बिहार में, लेकिन संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जो सुधार करने वाला राज्य है, तो देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है वही कौन? उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 जुलाई 2023 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि रहेगी, तो इसके ने पूर्वानुमान लगाया है 6.1%। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू की है? तो यह लागू करने वाला महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने वाला राज्य है राजस्थान। यहाँ पे आप पिक्चर के मामले में भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है ये महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोजगार गारंटी विधेयक नाम से एक विधेयक विधानसभा में 21 जुलाई को पारित किया, जिसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत और शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पहले से 100 दिन का रोजगार पूरा दिया जाता था। अब इसके बाद 100 दिन के बाद
अतिरिक्त 25-25 दिन का अतिरिक्त रोजगार गारंटी कानून अब नए गारंटी कानून महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी कानून के अनुसार दिए जाएंगे। यानी टोटल यहाँ पे हो जाएगा 125 दिन, और यह किसके तहत दिया जाएगा? महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत 25-25 दिनों का अतिरिक्त गारंटी दिया जाएगा। बुजुर्गों, विधवा एवं एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो देय पेंशन है, इसकी न्यूनतम राशि जो पहले से थी उससे बढ़ाकर अब 1000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा में पेंशन प्रति वर्ष जो है 15% की वृद्धि का प्रावधान भी इस योजना में किया गया है। यानी जो 1000 का जो ये पेंशन है ना, इसमें प्रति वर्ष 15% की वृद्धि होगी, यह कानून में तय कर दिया गया है। और इसी के कारण पात्रजनों को कानून के जरिए न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कानून के जरिए न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मनोज यादव। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के मनोज यादव 31 जुलाई 2025 तक आरपीएफ के महानिदेशक के पद पर बने रहेंगे। इन्होंने संजय चंद्र का स्थान लिया है, जो कि 31 जुलाई को उनका कार्यकाल पूरा हो गया। अगला प्रश्न है, 12 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की है? 1, 2, 3, 4। तो 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति 12 जुलाई को किया गया। कौन कौन है ये? तो जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एसबी भट्टी। एक बार देख लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है देश के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, इनकी अध्यक्षता वाली एक कॉलेजियम होता है, आपको पता ही होगा। इसके संस्तुति पर ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 2 न्यायाधीशों की संस्तुति की थी 12 जुलाई को, और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 जुलाई को उन्हें नियुक्त किया। नवनियुक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां व न्यायमूर्ति एस वेंकट नारायण भट्टी है। इस नियुक्ति से पूर्व जो भुइयां जो थे, उज्जवल भुइयां, वह तेलंगाना उच्च न्यायालय तथा न्यायमूर्ति जो भट्टी थे एस वेंकट नारायण भट्टी, वह केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। अब इन्हें प्रमोट करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना दिया गया। दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर हो गई है 32। और आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम संख्या 34 है, यानी 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 34 है, और अब 32 लोग वहाँ पे ऑलरेडी है, यानी 2 और पद रिक्त है। 12 जुलाई 2023 को 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे सहित कर दीजिए, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 32 हो गई है। टोटल 34 होने चाहिए और 32 हो गई है। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों न्यायमूर्ति आलोक अराधे। आलोक अराधे को तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देखिए, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम, हमेशा जब भी कोई न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो कॉलेजियम के थ्रू ही होगी, और कॉलेजियम का जो लीड कौन करता है, अध्यक्ष कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश ही करता है। इनकी ही रिकमेंडेशन पर 4 उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, और नियुक्ति कौन करता है? द्रौपदी मुर्मू। रिकमेंडेशन कौन देता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? न्यायमूर्ति आलोक अराधे। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश सुभाषित तलपत्रा। गुजरात मुख्य न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष जे देसाई। इन नामों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी यही है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपने देखा सुभाषित तलपत्रा। गुजरात उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, तो अभी आपने देखा सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। नेक्स्ट,
हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो आशीष जे देसाई। आप लोग इन चारों का नाम स्टेट वाइज याद कर लीजिएगा। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? बार बार आप नाम सुनते होंगे, तुषार मेहता। यही है तुषार मेहता। हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किन्हें एनजीटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति एसके सिंह। मैं पिक्चर इसलिए डालता हूं कि कम से कम इस मामले में भी आपके दिमाग में रहे। एग्जाम में जब आप बैठे तो ऐसे प्रश्न आए तो ये आपको स्क्रीनशॉट दिमाग में आया और आप वहाँ पे नाम से या फोटो से पहचान लें। दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन होंगे? तो दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त प्रभात कुमार होंगे। भारतीय विदेश सेवा के 1991 बैच के प्रभात कुमार इससे पूर्व विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के रूप में कार्यरत थे। इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत होंगे संदीप चक्रवर्ती। इस नियुक्ति से पूर्व संदीप चक्रवर्ती बांग्लादेश में उप उच्चायुक्त रहने के अतिरिक्त स्पेन, कोलंबिया, पेरू व अमेरिका आदि जैसे देशों में विदेश मंत्रालय के विभिन्न दायित्व निभा चुके हैं। तो इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत संदीप चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कोल इंडिया का नया अध्यक्ष है पीएम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आईसीजी के राकेश पाल नियुक्त किए गए हैं। 23 फरवरी से भारतीय तटरक्षक बल में महानिदेशक का कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाल रहे राकेश पाल को ही इस पद पर नियमित नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, राकेश पाल को। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF का फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह है लालियानजुआला छटांगे, फुटबॉलर ऑफ द ईयर। भारतीय फुटबॉलर महासंघ का फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके तहत और भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर लालियानजुआल छटांगे जो मिजोरम के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण पंजाब की है। सर्वश्रेष्ठ उदयमान पुरुष फुटबॉलर तो आकाश मिश्रा है और सर्वश्रेष्ठ उदयमान महिला फुटबॉलर सलजी साजी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच तो मारंडा है और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच तो प्रिया पराथीवाला पिल है। ठीक है, इस सूची को आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो मनीषा कल्याण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को ऊर्जा एवं पर्यावरण क्षेत्र का प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो एनी पुरस्कार के लिए चुना जाने वाले भारत के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर थल्लापी प्रदीप। जो प्रोफेसर थल्लापी प्रदीप है वो IIT मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं, जिन्हें शुद्ध जल की दिशा में उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए इटली का यह प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो अब उन्हें इटली के सम्राट के हाथों प्रदान की जाएगी। तो IIT मद्रास के हैं प्रोफेसर थलापिल प्रदीप। हाल ही में ओमन चांडी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2004 से 6 और 2011 से 16 के बीच यह केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। 11 से 16 के बीच जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय मैं केरल में ही था, कोच्चि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 की 71वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता यानी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस बार 2023 में मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा और 27 साल के अंतराल के बाद यह प्रतियोगिता भारत में होगा। इससे पहले 1996 में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आपको बता दिया जाए कि जो फाइनल जो राउंड होगा वो 6 दिसंबर 2023 को होगा भारत में। इससे पहले भारत की 6 सुंदरियाँ जो है मिस वर्ल्ड खिताब जीतने में सफल हुई है। कौन कौन है? तो रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर। आप पिक्चर में भी उन्हें देख सकते हैं। 1966 में रीता फारिया, उसके बाद 94 में ऐश्वर्या राय, डायना हेडन 97 में, युक्ता मुखी 99 में, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत जापान समुद्री अभ्यास GMAX 2023 का 7वां संस्करण कहां पर संपन्न हुआ? तो यह बंगाल की खाड़ी और विशाखापत्तनम दोनों ही जगहों पर बारी बारी से संपन्न हुआ। GMAX भारत और जापान का समुद्री अभ्यास सत्र है। ठीक है, हाल ही में किस देश में 19 वर्ष के अंतराल पर किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई है? तो महिला की अपराधी को फांसी की सजा सुनाने वाले 19 वर्ष के अंतराल के बाद सिंगापुर ऐसा देश है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के डायमंड लीग के लुसाने चरण में भारत के किस भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो
स्वर्ण पदक, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, तो एक ही नाम आएगा, नीरज चोपड़ा। और लगातार सारे ही विश्व एथलेटिक्स टूर्नामेंट में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और यह टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा यानी जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो का नाम आए तो नीरज चोपड़ा। अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो आंख बंद करके मार दीजिए। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। 25वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 16 जुलाई को थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ और भारतीय एथलीटों ने 6 स्वर्ण, 12 रजत व 9 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और भारत के जो स्वर्ण पदक विजेता है उनको ये मेडल टैली है। पहले स्थान पर कौन रहा देश? तो पहले स्थान पर जापान, 16 स्वर्ण, 11 रजत, 10 कांस्य, टोटल 37। दूसरे स्थान पर चीन और भारत रहा तीसरे स्थान पर, 6 स्वर्ण, 12 रजत, 9 कांस्य, टोटल 27। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं अजय कुमार सरोज 15 मीटर, अब्दुल्ला अबू बकर तिहरी कूद में, तेजिंदर पाल सिंह शॉट पुट में, ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेस में। 5 स्वर्ण पदक हुआ और 1 स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। 4x400 मीटर टीम इवेंट में भी स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर जापान, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे? तो अजीत अगरकर हैं यह भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष क्रिकेट टीम के चयन समिति का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है और यह लेंगे चेतन शर्मा का जगह ये लेंगे। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का खिताब नहीं खिताब, टाइप करने में ना कुछ गलती हो जाती है, खिताब होगा यहाँ पे। ठीक, किसने जीता? तो दक्षिणी क्षेत्र ने 2023 का दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता और यह 14वीं बार है इन्होंने यह खिताब जीता है। और फाइनल में किसको हराया? तो पश्चिम क्षेत्र को 75 रनों से हराकर जीता। क्रिकेट का प्रसिद्ध एशेज श्रृंखला 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या श्रृंखला ड्रॉ रही? तो यह श्रृंखला ड्रॉ रही। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पुरुषों के क्रिकेट की 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-2 के बराबरी पर समाप्त हुआ। चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा था। 14वें सैफ कप फुटबॉल 2023 का खिताब किसने जीता? तो सैफ कप फुटबॉल का खिताब 2023 में भारत ने जीता और भारत ने फाइनल में कुवैत को हराकर यह खिताब जीता। और भारतीय टीम के कप्तान जो थे सुनील छेत्री, उन्हें सर्वाधिक गोल दागने के लिए गोल्डन बोट पुरस्कार दिया गया। 5 गोल उन्होंने दागे थे। फुटबॉल स्टार लियोनियल मेसी ने हाल ही में अमेरिका के किस क्लब के साथ अब जुड़ गए हैं? तो इसका आंसर दे दिया गया दोस्तों, इंटर मिलान के साथ जुड़ गए हैं। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आदित्य सामंत। महाराष्ट्र के 17 वर्षीय आदित्य सामंत शतरंज में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर जुलाई 2023 में बने हैं। यही है आदित्य सामंत। हाल ही में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन बैडमिंटन का एकल खिताब जीता? तो कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। लक्ष्य सेन ने 4 से 9 जुलाई तक चले इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। 21 वर्षीय लक्ष्य सेन का यह दूसरा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का खिताब है। कनाडा ओपन बैडमिंटन के महिला एकल का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने जीता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, कनाडा ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जापान की अकाने यामागुची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बैडमिंटन युगल जोड़ी सात्विक रेंकी व चिराग शेट्टी ने निम्न में से कौन सा बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर इस वर्ष का चौथा खिताब जीता है? ऑलरेडी 3 जीत चुके थे, चौथा खिताब कौन है? तो ये चारों ही इन्होंने जीता है, लेकिन चौथा जो है वो है कोरियन ओपन। इससे पहले स्विस ओपन, एशियाई ओपन चैंपियनशिप और इंडोनेशियाई ओपन जीत चुके थे। चौथा ओपन जीते हैं कोरियन ओपन। जीतने के साथ ही इस साल का ये चौथा खिताब हो गया। अभी काफ़ी फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2023 का 32वां हुपमैन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो यह खिताब जीतने वाला देश है क्रोएशिया। हुपमैन क्या है भाई? तो हुपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट पुरुष व महिलाओं की संयुक्त टीमें खेलती है। किसी देश की पुरुष और महिला की संयुक्त टीम इसमें खेलती है। क्रोएशिया ने दूसरी बार यह खिताब जीता है और फाइनल में किसको हराया?
स्विट्जरलैंड को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। जैसे ही स्पेन का नाम आता है ना, मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, राफेल नडाल। तो अब उन्हीं के एक अनुज, उन्हीं के देश का एक खिलाड़ी अब चमक रहा है जिसका नाम है कार्लोस अल्कराज, और इसने फाइनल में राफेल नडाल के प्रतिद्वंदी जो है नोवाक जोकोविच, उनको हराकर जीता है, इसलिए एक खास हो जाता है। देख लेते हैं, ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाली इस टूर्नामेंट में पुरुषों के एकल का खिताब जो रिकॉर्ड 23 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके सर्बिया के नोवाक जोकोविच, उनको फाइनल में हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो इनके लिए खास है और यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले 2022 में वह अमेरिकी ओपन का भी खिताब जीत चुके हैं। कौन? तो कार्लोस अल्कराज। कहाँ के हैं? स्पेन के। फाइनल में किसको हराया? तो रिकॉर्ड 23 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं स्पेन के राफेल नडाल, उनसे यह आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज हराए किनको? नोवाक जोकोविच को। और महिला एकल का खिताब कौन जीता? तो मर्केता बाउंडरसोवा ने। यह किस देश की है? चेक गणराज्य की। और इसने फाइनल में किसको हराया? ट्यूनीशिया की ओंस ज्योबर को हराया। ओंस ज्योबर ने पिछले साल विंबलडन टेनिस का खिताब जीता था। यहाँ पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल का भी है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है यही कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो चेक गणराज्य की मर्केता बाउंडरसोवा ने जीता, और इन्होंने ट्यूनीशिया की ओंस ज्योबर को, पिछली जो चैंपियन थी, उनको हराकर यह खिताब जीता है। यह है आपकी मर्केता बाउंडरसोवा चेक गणराज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष जो है आधव अर्जुन को चुना गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में सैन्य शक्ति के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपको याद भी ना हो तो आप रखिएगा दोस्तों, 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर रूस, 3 नंबर पर चीन और 4 नंबर पर भारत, चौथा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास संपन्न किया है? तो नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत मंगोलिया के साथ संपन्न किया है। भारत के किस राज्य में जुलाई 2023 में ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न हुए? तो पश्चिम बंगाल में। हिंसा के लिए काफी चर्चित भी रहा था, तो पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए जुलाई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला एस्ट्रोनॉट ने 11 जुलाई 2023 को स्पेस की यात्रा की? तो ये है सिरिस बंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ी इमारत बनकर तैयार हो गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा इमारत गुजरात के सूरत शहर में बनकर तैयार हो गया है। देख लेते हैं, सूरत शहर में दुनिया का सबसे बड़ी इमारत बनकर तैयार हो गया। इसका क्षेत्रफल जो है 67 लाख स्क्वायर फीट है, और यह 15 मंजिला इमारत का जो नाम दिया गया है सूरत डायमंड बोर्स। इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। और इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी जो इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी पेंटागन बिल्डिंग था। ठीक है। डिजिटल इंडिया लैस रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत बेहतर निष्पादन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसे प्रदान किया गया है भूमि सम्मान पुरस्कार। 100वां प्रश्न है, भारत में 22 जुलाई 2023 को मिसाइल से लैस युद्धक पोत, भारत ने 22 जुलाई 2023 को मिसाइल से लैस युद्धक पोत INS कृपान किस देश को उपहार स्वरूप दे दिया? तो भारत ने यह उपहार स्वरूप जो दिया है वह वियतनाम को दिया है, एक आसियान कंट्री को। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश द्वारा किया जाएगा? अभी चल रहा है, आपको बता दूं कि यह पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में चल रहा है। हाल ही में नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नाटो का हाल ही में जो शिखर सम्मेलन है वह लिथुआनिया की शहर विनियस में किया गया। किस देश की विक्टोरिया राज्य ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो प्रस्तावित थे उसे आयोजन करने से मना कर दिया है? तो यह विक्टोरिया राज्य ऑस्ट्रेलिया का है। अगला प्रश्न, ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस साल 2023 में भारत में ICC मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट अक्टूबर से नवंबर के बीच खेले जाएंगे। तो 13वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में होगा, इसी वर्ष होगा। अंतिम प्रश्न दोस्तों, अफ्रीका के किस देश में सेना ने निर्वाचित सरकार को हटाकर
कब्जा करने की घोषणा 27 जुलाई 2023 को की है। तो यह देश है नाइजर, और जिसके चलते रूस और यूरोपियन कंट्री खासकर फ्रांस में काफ़ी तनातनी भी बढ़ गई है। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद बजौम को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, ठीक है, और सेना ने शासन की कमान संभाल ली है। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न का जो सीरीज था, जो प्रतियोगिता दर्पण सितंबर का जो निचोड़ था, वह यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, एक्सप्लेनेशन को समझा होगा, तो इस दर्पण से संबंधित कोई भी प्रश्न आगामी परीक्षा में आते हैं और आने ही हैं, तो आप उसे गारंटी है कि 100% सॉल्व करके आइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।